लीला गलल्लुलल्लोल कालव्याल विलासिने गणेशाय नमो नील कमलामल कांतये। गणेशाय नमो नील कमलामल कांतये। इग्नू के द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन काउंसलिंग में मैं डॉक्टर राजा पाठक आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रणाम सर। आज मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपना अपना माइक जरूर ऑफ रखेंगे, क्योंकि वो बीच में क्या होता है कि किसी प्रकार का जो व्यवधान है वह पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर देता है। मैं पुनः पुनः धन्यवाद करता हूं रीजनल डायरेक्टर सर का, जिन्होंने मुझे आज इस कक्षा के लिए, इस काउंसलिंग के लिए अवसर दिया। और मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर संजय कुमार सर का, जिन्होंने इस पूरे कक्षा का, इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन जो है इतने कुशल तरीके से किया है, और जिसके कारण जो है हम सभी जो है निर्बाध रूप से काउंसलिंग कक्षाओं में जुड़ रहे हैं और काउंसलिंग की कक्षाएं जो है कंटिन्यू चल रही हैं। हम सभी जानते हैं कि विगत कक्षाओं में हमने गोल से संबंधित जो है अनेकों तथ्यों को सीखा है, बहुत सारी चीजों को जाना है, और हम अभी क्रमशः जो है सीख भी रहे हैं और तथ्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि यह गोल ऐसा विषय है जो कि बिल्कुल एकाएक और बिल्कुल कह सकते हैं कि समझ में आपको एक बार में आ जाए, ये थोड़ा कठिन है। तो आपको क्या करना होगा, निरंतर उसको अभ्यास करना होगा। प्रतिदिन आप एक बार तथ्यों को देखिए और ज्यादातर कोशिश करिए कि मैंने जिन चीजों को बताया है, अगर कभी खुले आकाश में आपको बैठने का मौका मिले, क्योंकि अभी तो सर्द की रातें हैं, ठंडी का समय है, तो आप कभी भी जब भी आपको मौका मिले आप बैठिए बिल्कुल स्वस्थचित्त होकर के और आकाश को देखिए और इन सारी चीजों को एक बार को रिलेट करने का जो है प्रयास करिए कि कैसे क्षितिज वृत्त कैसे बन रहा है, हमारा याम्योत्तर कैसे बन रहा है, आकाश में ध्रुव कैसे दिखाई दे रहा है, और आपको चीजें धीरे 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 आपके मनो मस्तिष्क में बैठने लगेंगी और एक ऐसी स्थिति आएगी। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पूरे गोल में जितने भी वृत्त बनते हैं, अगर नाड़ी वृत्त को छोड़ देंगे तो अधिकतम वृत्त जो है व्यक्ति के स्थान के हिसाब से बदल जाएंगे। जैसे आपका स्थान बदलेगा तो याम्योत्तर वृत्त बदल जाएगा, पूर्वापर वृत्त बदल जाएगा, आपका क्षितिज वृत्त जो है वह चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि अगर नाड़ी वृत्त को छोड़ दें तो नाड़ी वृत्त के अतिरिक्त जितने भी क्षेत्र हैं वो सारे के सारे जो है आपके स्थान वसात जो है चेंज हो जाएंगे। तो यह आवश्यक है कि हम जब भी बैठते हैं आकाश की तरफ देखें और देखने के बाद से उन वृत्तों का निर्माण किस प्रकार से आपके स्थान पे हो रहा है इसको बार बार देखने का प्रयास करें। गोल के बाद से हमने देखा था कि जो है ग्रहों की आवाज नहीं आ रही है जी। हाँ अब आ रही है, आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही थी। अच्छा जी सर। तो इन सब चीजों को हम जो है बार बार देखने और समझने का प्रयास करें। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना आरंभ किया था भगण। भगण में हम लोगों ने चर्चा शुरू की और उसके बाद से मैंने आपसे कहा था कि एक बार भगण क्या है इसको जान लेते हैं, फिर इसके आगे की कक्षाओं में हम इस पे चर्चा विस्तार से करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि भगण का अर्थ कुछ नहीं, भगण का सिंपल सा अर्थ है ग्रह के अपने कक्षा की एक परिक्रमा। एक बड़ा अच्छा आपके ही पुस्तक में एक श्लोक दिया हुआ है कि पौषणान्ते भगणः स्मृतः। पौषणान्ते भगणः स्मृतः का मतलब क्या हुआ कि पौषण मतलब होता है रेवती, यानी रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में एक जो है भगण पूरा होता है। रेवती का अंतिम भाग, अंतिम हिस्सा, यानी कि अश्विनी नक्षत्र का आदि आरंभ बिंदु, यानी अश्विनी नक्षत्र के आरंभ बिंदु से कोई ग्रह चला और जाकर के रेवती नक्षत्र के अंतिम तक जब वो पहुंचता है तो उसका एक भगण पूर्ण माना जाता है, यानी कि एक जो है ग्रह ने अपनी कक्षा की परिक्रमा पूरी की। इसी का नाम भगण है। अच्छा, दूसरा मैंने आपको इसका तात्पर्य बताया था कि इसका नाम भगण क्यों नहीं रख दिया, परिक्रमा रख देते, भगण ही क्यों रखा, परिक्रमा रख देते, चंक्रमण रख देते, संक्रमण रख देते, कुछ भी रख देते, भगण क्यों रखा। तो आपसे सीधे सीधे अर्थ में बताया था कि भ अर्थात राशि और गण इत्युक्ते समूह, भानाम नक्षत्राणाम, है ना, और गण मतलब समूह, यानी नक्षत्रों का जो समूह है एक पूरा जो है 27 नक्षत्रों का, जब वो उसका एक चक्कर लगा लेता है, यानी कि 12 राशियों का जब एक चक्कर ग्रह लगा ले तो उसे हम जो है ग्रहों का भगण कहते हैं। यहां तक बात आपको एकदम हमें लगता है स्पष्ट हो गई होगी कि अब ये भगण क्या है।
इसके बाद मैंने आपसे चर्चा की थी कि ग्रहों के भगण अलग अलग प्रकार के हैं। अब वो अलग अलग प्रकार के क्यों हैं, थोड़ी सी चर्चा इस पे करते हैं और फिर जो है इसके बारे में विस्तार से आपके पुस्तक में बहुत सहज भाषा में लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह जिसे हम स्पष्ट करते हैं तो उसकी दो प्रक्रियाएं हैं, आप देखेंगे। और अगर यूं कहें कि तीन प्रक्रियाएं हैं, प्राचीन काल में दो प्रक्रियाएं थी और प्राचीन काल में दो प्रक्रियाओं के दो में से एक के समाप्त होने के बाद से अभी भी दो प्रक्रियाएं ही शेष है। कुल मिला जुला के तीन प्रक्रियाएं ग्रहों के स्पष्टीकरण की होती है। सबसे पहली जो प्रक्रिया है, मैंने आपको बताया था कि जो प्राचीन काल में ऋषियों मनीषियों ने जिस जो है साधा, जो उनका साध्य था, जैसे कि योग सूत्र का सूत्र है कि सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम, अर्थात अगर सूर्य में आपका संयमन हो जाए तो आपको जो है चतुर्दश भुवन के गति का और स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। चंद्रे संयमात तारा व्यूह ज्ञानम, अर्थात चंद्रमा में अगर आपका संयमन हो जाए तो आपको जो है ताराओं के गति का ज्ञान हो जाएगा, आपको ग्रहों के गति का ज्ञान हो जाएगा। तो एक तो इसे कहते थे यौगिक वेद, यानी वह यौगिक शक्तियां जिसके द्वारा व्यक्ति इन ग्रहों के स्थितिमान आदि को क्या कर रहा है, देख पा रहा है और समझ पा रहा है। जब यौगिक वेद कम हुए, जब इसकी स्थिति व्यक्ति में शिथिल पड़ने लगी, उस मेधा में कमी आने लगी, इस समस्या को दूर करने के लिए ऋषियों ने कहा कि हमें इस विद्या को अब जो है अगले पीढ़ी को जो है हस्तांतरित करना है। तो उन्होंने उसके लिए फिर जो है एक दूसरी प्रक्रिया बनाई जिसे हम गणितीय प्रक्रिया कहते हैं। तो जब भी हम ग्रह स्पष्टीकरण अगर कहें, अगर ऐसा नाम लेते हैं हम या इस पुस्तक में, यानी कि जब मैं कहूं कि ग्रह स्पष्टीकरण यानी ग्रह स्पष्ट लाना है, तो लाना मतलब किसी किराने की दुकान से खरीद के नहीं लाना है। लाने का तात्पर्य है कि हमें उस ग्रह को गणितीय प्रक्रिया से स्पष्ट करना है। ये बात आपको क्लियर हो गया? ग्रह लाने का तात्पर्य हो गया कि हमें उस ग्रह को गणितीय प्रक्रिया से स्पष्ट करना है। तो ये दो प्रक्रियाएं आपको जो है प्राचीन काल से ही ऋषियों ने जो है बताई। इसके बाद से जो तीसरी प्रक्रिया है वह अब क्या हुआ कि गणितीय प्रक्रियाओं में आपको बताऊं कि सूर्य सिद्धांत आपने ग्रह ग्रंथ जब देखा होगा तो मयासुर जब तपस्या करता है वहां भगवान सूर्य का, और भगवान सूर्य अपने जो है अंशावतार पुरुष को आदेश दे करके और कहते हैं कि ठीक है तुम जा करके इसको निःशेष रूप से जो है तुम इसको बताओ, तुम इसको पढ़ाओ। तो वह क्या होता है, अंशावतार पुरुष जो है मयासुर को उपदेश देना शुरू करता है। उपदेश के क्रम में वह एक बात कहता है कि शास्त्र माध्यम तदेवेदम यत्पूर्वम प्राह भास्कर युगानाम परिवर्तेन काल भेदोत्र केवल। वह कहता है मयासुर कि यह वही शास्त्र है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। अब यह कौन सा शास्त्र तुम्हें पढ़ा रहा हूं? तो कहते हैं कि शास्त्र माध्यम तदेवेदम, तदेव मने वही शास्त्र है। कौन सा? तो यत पूर्वम प्राह भास्कर, अर्थात जिसको पहले भगवान सूर्य ने बताया। लेकिन इसमें अब आपको जब एक सिद्धांत बना दिया गया तो ये बार बार नवीन सिद्धांतों की रचना की क्या आवश्यकता पड़ी, बार बार ग्रहों में जो है परिवर्तन देने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो वहां पे मयासुर बड़ा साफ साफ कहता है उनसे कि युगा नाम परिवर्तेन काल भेदोत्र केवल, अर्थात जैसे जैसे काल का अंतर होगा, अंतरवशात जो है क्या होंगे, ग्रहों के मान में भी अंतर उत्पन्न होंगे। यहां पर मयासुर ने जो है भगवान मयासुर को जो है अंशावतार पुरुष ने बहुत ही स्पष्ट रूप से और क्लियर बात कही थी। अब अंतर जो आया, अर्थात क्या हुआ, मैंने आपसे कहा कि जिस तरह से अब यहां तक क्या स्थिति थी कि प्राचीन काल में आपको कहा कि जब यौगिक वेद की प्रक्रिया जो है कम हुई तो यौगिक वेद के बाद से गणितीय जो है ग्रहों के स्पष्टीकरण पे लोगों ने बल दिया। और जब गणितीय स्पष्टीकरण में भी समस्याएं आने लगी, क्योंकि 18वीं शताब्दी के बाद से स्थिति ये थी कि धीरे धीरे जो है वेद का कार्य लगभग लुप्त प्राय हो गया। पारंपरिक वेद की जो पद्धतियां थी उनसे ग्रहों के परिष्कार धीरे धीरे बंद हो गए।
उसके कारण से सबसे बड़ी समस्या क्या आने लगी कि मैंने आपसे उस दिन बताया था कि जब हम ग्रह गणित करते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि कैसे यह ग्रह गणित जो है होता है, इनकी क्या प्रक्रिया है। तो जब हम ग्रह गणित करते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े मानों का प्रयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए, सीधा सीधा हमने आपसे कहा कि मध्यम ग्रह अगर लाना हो तो अहरगण हम लेंगे, अहरगण गुणे ग्रह भगण बटा कल्प कुदिन, हमें एक सूत्र मिला जिसमें हमने आपसे कहा कि अहरगण हम ले लेते हैं 43,20,000, 43,20,000, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अपने अहरगण से और डिवाइड करते हैं कल्प कुदिन यानी कि 15, 77, 91, 78, 28, 000 इस मान से। अब ये सोचे कि अगर इतने बड़े मान का गुणा और इतने बड़े संख्या से अगर आप इतनी बड़ी संख्या से अगर आप भाग देते हैं तो आपको पहला भागफल प्राप्त होता है जो कि भगण होगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो आपको शेष मिलेगा फिर 60 से जो है उसको 12 से गुणा करेंगे, फिर 30 से गुणा करेंगे, फिर 60 से गुणा करेंगे और बार बार उसको 15, 77, 91, 78, 28, 000 से भाग देंगे। इतनी बड़ी प्रक्रिया करने के बाद से अभी आपको मध्यम ग्रह की स्थिति मालूम होगी, यानी ग्रह का जो आपका मीन वैल्यू है वो आपको मालूम चलेगा। अब कंडीशन क्या होगा ये सोचें। अब इसके बाद से इस मध्यम ग्रह से फिर भुज निकालेंगे, फिर कोटि निकालेंगे, भुज कोटि निकालने के बाद से आप फिर वहां जाकर के मंदफल निकालेंगे, फिर शीघ्रफल निकालेंगे और ये तमाम प्रक्रियाएं फिर उस शीघ्रफल के द्वारा आनित जो ग्रह है फिर उसको मध्यम मान लेंगे। ये स्थिति उसमें कई प्रक्रियाएं, मतलब 10 बार ऐसी प्रक्रियाएं आपको करनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि एक दिन में भी एक ग्रह को आप ऐसे स्पष्ट कर पाएंगे? अब समस्या आ गई क्या यहां पे कि लोगों ने सारणियों का निर्माण शुरू किया, यानी टेबल्स बनाए जाने लगे कि अगर ग्रह का भुज इतना होगा तो जो है उस समय ग्रह के जो है इतने अंश भुज पे मंदफल इतना कितना मिलेगा। एक सामान्य टेबल तैयार कर दिया गया। अब आपने नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं टेबल्स को सारणी, यानी ग्रह बनाने के लिए, ग्रह स्पष्टीकरण के लिए विविध सारणियों का प्रयोग किया जाने लगा। इन सारणियों के प्रयोग से क्या हुआ कि ग्रहों के विकलात्मक मान छूटते चले गए, क्योंकि सारणियों में जो मान दिया होता है वह अंश और कला में दिया होता है। अब हुआ क्या, एक विकला का मान आपको बताया कि एक दिन छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन छूटता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां ही हम इसे 100 और 200 वर्षों तक छोड़ देंगे वहां जाकर के हमारे ग्रहों में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। अब इस समस्या को दूर करने के लिए तीसरी स्थिति आई, जो कि हम आज मॉडर्न ऑब्जर्वेटरीज को देख रहे हैं, यानी आधुनिक वेधशालाओं। आधुनिक वेधशाला में ग्रहों को क्या किया गया कि जो है उसी प्रकार से सैटेलाइट्स के माध्यम से और टेलीस्कोप से माध्यम से उनका जो है रेगुलर ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पारंपरिक गणितीय प्रक्रिया थी वह छूट गई, और छूटने के बाद से क्योंकि गणित में कोई परिष्कार नहीं हुआ, तो जब परिष्कार नहीं हुआ ऐसे स्थिति में ग्रहों के मानों में, यानी जो जिन ग्रहों को हम स्पष्ट रूप से ले आ रहे हैं उनके मानों में स्थूलता आ गई। यानी आप देखेंगे कि जब हमारे यहाँ जो ऑब्जर्वेटरी वाले जो वैल्यूज हैं जो दिए जा रहे हैं और जो पंचांगों में दिए हुए मान हैं, इन दोनों में ही अंतर शुरू हो गया। अब आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब कंडीशन क्या हुआ कि अब भगण की जब हम बात कर रहे हैं तो भगण में यहां कहां से चर्चा आ रही है, इसको अब ले आके यहां पे कोरिलेट करते हैं। भगण जब हमारे यहां ऋषियों ने पढ़े, आपको बताए, तो ये पूरे के पूरे महायुगीय भगण, या यूं कह लें कि वो कल्प के भगण है। यानी ग्रह एक जो है महायुग में कितना चक्कर अपनी कक्षा का लगा रहा है, और दूसरा जो है कल्प का मतलब हुआ कि महायुग के ही भगण को यदि हम 1000 से गुणा कर दें तो वह सारे के सारे भगण कल्पीय भगण में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि 1000 महायुग बराबर एक कल्प कहा गया है। इत्थम युग सहस्त्रेण भूत संहार कारक कल्पो ब्राह्म प्रोक्तम सर्वरी तस्य तावती, ये आचार्य श्लोक कहते हैं सूर्य सिद्धांत में। कहते हैं कि इत्थम युग सहस्त्रेण, इस प्रकार से 1000 महायुग का क्या कहा कि इत्थम युग सहस्त्रेण भूत संहार कारक, यानी जो भूतों के संहार कारक, भूत यानी पंच महाभूतों के जो संहार कारक, उनके जो है उत्पत्ति के कारण भगवान ब्रह्मा जी हैं, उनका एक दिन जो है होता है और इसे ही कल्प कहते हैं। और एक कल्प की कहते हैं सर्वरी तस्य तावती, यानी ब्रह्मा जी की जो रात्रि है वह भी उसी प्रमाण से होती है।
तो ये सारे भगण एक कल्प के बताए गए। अब एक कल्प के क्यों बताए गए? आप कहते सर ऐसा है कि ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि जैसे सूर्य का भगण है, चंद्रमा का भगण है, ये तो ठीक है कि चलिए एक साल में आप उनको जान सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जिनकी कक्षाएं बड़ी हैं, जैसे शनि है, बृहस्पति है, इनके जो भगण हैं वो दीर्घकालिक हैं। और इन सारे भगणों के समायोजन के लिए महर्षियों ने जिस एक बड़े मान का प्रयोग किया उसे हम महायुग या कल्प कहते हैं। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले अब हम लोगों ने क्या किया कि हमारे पास तो कोई ऐसी प्रक्रिया थी रही कि बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे ग्रह को हम एक ही बार में ला सके, क्योंकि सबसे जो सामान्य प्रक्रिया है वह वेद है कि डायरेक्ट ही आपने क्या किया, आकाश में ग्रह के ऊपर अपना जो है टेलीस्कोप लगा दिया, वहां आपको ग्रह का एग्जैक्ट पोजीशन मालूम चल गया। लेकिन जहां आपको गणितीय प्रक्रिया के द्वारा ग्रह का साधन करना होगा, तब वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर सामान्यतया अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को इलाहाबाद जाना है और आपके घर से इलाहाबाद की दूरी 150 किलोमीटर है, और 1.5 घंटे बाद, मतलब उसको इलाहाबाद जाने में लगता है 3 घंटा, और आपसे घर से इलाहाबाद की दूरी 150 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए कि वह व्यक्ति मैंने अगर 1.5 घंटे बाद कहां होगा, तो आप क्या कहेंगे? भाई जाहिर सी बात है, आपका उत्तर होगा कि यदि 3 घंटे में वह जो है 150 किलोमीटर चलता है, तो 1.5 घंटे में 75 किलोमीटर जाएगा। हमें लगता है यही एक जवाब सामान्य जो है हम सभी देंगे। लेकिन अब ये बताएं कि क्या वह व्यक्ति एग्जैक्ट 75 किलोमीटर पे उस समय होगा? ये कोई जरूरी नहीं है। वह किंचित 75 किलोमीटर से पहले भी हो सकता है, किंचित 75 किलोमीटर से आगे भी हो सकता है। वैसी स्थिति में ठीक यही हाल हम जब ग्रह स्पष्टीकरण की प्रक्रिया में भी अपनाते हैं। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ग्रह का भगण हम लेके आते हैं। ग्रह का भगण हमें क्या हुआ बताया आपको कि सामान्य रूप से एक ग्रह जो है अपने कक्षा में एक महायुग में कितना चक्कर लगाता है, और इसी मध्यम भगण से, यानी ग्रह के भगण से हम मध्यम ग्रह का मीन पोजीशन लेके आते हैं। अब क्या स्थिति होगी कि यह मध्यम भगण क्या है? अब कहेंगे सर आपने नाम एक लिया मध्यम भगण, तो अब यहां बताऊं आपको कि ग्रहों के 4 तरह के भगण पठित हैं, यानी ग्रंथों में बताए गए हैं। इन 4 प्रकार के भगणों की सर क्या आवश्यकता है? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इस पे आते हैं। होता क्या है कि आप सभी जानते हैं कि इसके पहले हमने आपसे जब लास्ट क्लास में चर्चा की थी, तो आपसे कहा था कि ग्रहों की कक्षाओं में जो एक शास्त्रीय मत है, और हम इसे आधुनिक मत से भी देख सकते हैं कि सारे ग्रह जो घूम रहे हैं अपनी अपनी कक्षाओं में, उसके पीछे जो है सबसे बड़ा जो कारण है वह ग्रहों के बीच में लगने वाली आकर्षण शक्ति है, जिसके चलते सारे जो है ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। इसी को आचार्य वहां क्या कहते हैं कि अदृश्य रूपा कालस्य मूर्तयो भगणाश्रितः शीघ्र मंदोच्चपाताख्या ग्रहाणाम गति हेतव। अर्थात कुछ काल की अदृश्य शक्तियां हैं जो ग्रहों के कक्षाओं में ग्रहों को घूमने के लिए, यानी अपने भगण को पूरा करने के लिए प्रेरित करती हैं। वो कहते हैं कि वो अदृश्य जो है रश्मि शक्तियां हैं। अब उन रश्मि शक्तियों को नाम क्या देते हैं? तो कहते हैं शीघ्र मंदोच्च पाताख्या ग्रहाणाम गति हेतव, यानी शीघ्रोच्च, मंदोच्च और पात, इन 3 का आचार्य नाम लेते हैं। अब ये देखिए कि ये तीनों शक्तियां जो कि शीघ्रोच्च, मंदोच और पात, यह जो है शीघ्रोच्च, मंदोच और पात का काम क्या है? तो ग्रहों के गति को बनाए रखना, यानी ग्रहों को निरंतर उनकी कक्षा में घूमने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, लेकिन यह जो 3 शक्तियां जो ग्रहों को उनकी कक्षा में घूमने के लिए प्रेरित कर रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि कभी कभी आप देखिएगा, अगर मैं कहूं कि 3 व्यक्ति अगर हम एक किसी वृत्ताकार पथ पे खड़े हो जाएं और एक गेंद हम ले लेते हैं, ठीक है ना, हम राइट हैंड से फेंकते हैं और अगला व्यक्ति अपने लेफ्ट हैंड से उसको खींचे और फिर अपने राइट हैंड से आगे की तरफ बढ़ा दे। यहां कह रहे हैं, आचार्य भी यही कह रहे हैं कि ग्रहों के गतियों के पीछे कारण भी ऐसे ही है कि कहते हैं कि तई सभ्येतर पाणी भी प्राक पश्चात अपकृष्यन्ते। वो जो अदृश्य शक्तियां हैं वो क्या कर रही हैं
कि बाएं तरफ से खींच रही हैं और दाएं हाथ से मतलब ग्रह को आगे की तरफ प्रेरित कर रही हैं। यानी एक तरफ से वो ग्रहों में आकर्षण लगा रही हैं और दूसरी तरफ से पैरेलल फोर्स लगा रही हैं, जिससे वह ग्रह क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। मुझे लगता है अब यहां तक आपको बात खुली होगी। अगर अब मान लीजिए जैसे हम 3 व्यक्ति अगर खड़े हो जाए एक वृत्ताकार पथ में और गेंद को फेंके, तो क्या आपको लगता है कि हम तीनों व्यक्ति आधे घंटे गेंद को फेंकने के बाद से उसी स्थान पे खड़े रहेंगे जिस स्थान पे पहले थे, या उस स्थान से किंचित आगे पीछे अंतरित हो जाएंगे? जाहिर सी बात है कि हमारा भी स्थान परिवर्तन किंचित मात्रा में ही सही, लेकिन आगे या पीछे की तरफ सेटल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एक दूसरा उदाहरण दिया था, आपको ध्यान होगा कि जब कोई एक व्यक्ति किसी परिपथ पे साइकिल चलाए, हर बार साइकिल जो है वह समान स्थान से ही जाकर के अंतरित नहीं होगा। आप कभी अपने कॉपी पर भी एक कभी गोला बना के देखिएगा पेन से, चाहे जितनी बार आप हाथ घुमाएंगे उतनी बार जो कह सकते हैं कि वृत्तों का जो कटने का पोजीशन होगा वो हर बार आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी उनके भी गतियों उनके भी स्थानों में अंतर उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो 3 शक्तियां थी जिनको इन्होंने शिखरोच, मंदोच और पात रूपी शक्तियां थी, इनके भी भगणों को निर्धारित किया। यानी जो ग्रहों को प्रेरित करने वाले जो कारक हैं भ्रमण के लिए, ये तीनों भी अपने प्लेस से डिस्प्लेस होते हैं और इनकी भी गति एक महायुग में आचार्यों ने बताई। अब आपको थोड़ा सा जो है आगे और ले चलते हैं। अब ये शिखरोच्च क्या है, मंदोच्च क्या है और पात क्या है? आपने एक सामान्य रूप से एक परिभाषा देख ली कि ये तीनों जो है काल की अदृश्य शक्तियां हैं जो कि ग्रहों के गति के प्रति कारण है। गणितीय रूप में अगर हम कहेंगे तो अब सिंपल सा एक परिभाषा देखें कि उच्च का मतलब क्या होता है। अगर हम सिद्धांत के भाषा में उच्च कहेंगे तो आप ये जाने कि उच्च का तात्पर्य हुआ पृथ्वी से ग्रह का दूरतम स्थान। दूरतम स्थान कहने का क्या मतलब हुआ कि जहां ग्रह की गति सबसे कम दिखाई दे जिस बिंदु पे जाने के बाद से। बात समझ में आई? उच्च का मतलब क्या हुआ कि जहां भी मैंने मान लीजिए अगर कोई ग्रह जो है अपने परिपथ में घूम रहा है, तो घूमते घूमते ऐसी स्थिति आएगी कि जब वो इतना दूर चला जाएगा कि उसकी गति एकदम न्यूनतम दिखाई देगी। जैसे एक उदाहरण आप देखिए, आपके सामने से एक कोई बाइक गुजर रहा हो, आपको ऐसा लगेगा कि यह बाइक बहुत तेज आपके सामने से गया है, और बाइक की स्पीड क्या होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 70 किलोमीटर प्रति घंटे। सामान्य अगर बाइक है, रास्ता खूब खाली है, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन अगर वही आपके आंख से सामने से ऊपर से, यानी दूरी से जब हवाई जहाज गुजरता है 10,000 फुट ऊपर से या 20,000 फुट ऊपर से, तो क्या आपको वो जो है हवाई जहाज ज्यादा तेज जाता हुआ दिखाई देता है या वह बाइक ज्यादा तेज जाता हुआ दिखाई देता है? स्थिति ऐसी होगी कि वह आपको बाइक ज्यादा तेज जाते हुए दिखाई देगा, लेकिन वास्तविकता क्या है? गति उस हवाई जहाज की ज्यादा है। अब जैसे जैसे हवाई जहाज की अगर दूरी हम बढ़ा दें आपसे, वैसी स्थिति में उसका स्पीड आपको और कम लगेगा। एक समय ऐसी स्थिति आएगी जब आपको लगेगा कि इसकी गति बहुत कम हो गई, एकदम एक निश्चित दूरी के बाद जाने के बाद से। दैट्स कॉल्ड उच्च। उच्च मतलब पृथ्वी से ग्रह का दूरतम स्थान जहां ग्रह की गति सबसे कम दिखाई दे। मुझे लगता है आपको यह बात भी एकदम क्लियर हो गई। और नीच का क्या मतलब है? नीच का मतलब है कि जहां पृथ्वी से जो है ग्रह आपको एकदम नजदीक दिखाई दे, यानी जहां ग्रह की गति सर्वाधिक दिखाई दे। अब क्या होगा कि यानी ग्रह जब अपने नीच पे होगा तो उसकी गति सर्वाधिक दिखाई देगी, और अपने उच्च पे होगा वहां उसकी गति न्यूनतम दिखाई देगी। तो ये ग्रहों के उच्च और नीच का कॉन्सेप्ट है। अब पूछेंगे सर ये उच्च नीच तो हो गए, लेकिन ये मंदोच्च वाला क्या मामला था और शीघ्रोच्च वाला क्या मामला था? तो अब आपको बताता हूं। कंडीशन क्या होता है कि अब मैंने कहा था आपसे कि एक दिन आचार्य भास्कर कहते हैं 12वीं शताब्दी में, और यह बात प्रारंभिक आचार्यों को भी मालूम थी। 5वीं शताब्दी में जो ग्रंथ सूर्य सिद्धांत लिखा जा रहा है,
5वीं शताब्दी के सूर्य सिद्धांत में भी बात स्पष्ट है कि ये इसके फल के पीछे का कारण क्या है, मंदफल क्यों आ रहा है, शीघ्रफल क्यों आ रहा है, मंदोच्च क्यों हो रहा है, शीघ्रोच्च क्यों हो रहा है, वह आचार्य कह रहे हैं। इस बात को एकदम स्पष्ट रूप से आचार्य कहते हैं कि यस्मिन वृत्ते भ्रमति खचरो नास्य मध्यम कुमध्य, यानी ग्रह जिस वृत्त में घूम रहे हैं उस वृत्त का केंद्र भूकेंद्र नहीं है। हम कई बार ये कहते हैं कि सर जियोसेंट्रिक पोजीशन ग्रह का, जियोसेंट्रिक पोजीशन ग्रह का, जियोसेंट्रिक पोजीशन। एक्चुअल में आचार्य ने जियोसेंट्रिक पोजीशन से एकदम ही मना कर दिया, साफ साफ कह दिया कि जिस वृत्त में ग्रह घूमते हैं उस ग्रह का केंद्र भूकेंद्र अतिरिक्त है, यानी भूकेंद्र से अन्यत्र है। तब कहां है भाई? तो कहा कि इसके लिए 2 प्रतिवृत्त यानी पैरेलल जो है सर्कल्स की उन्होंने बात की। ये क्यों की, अब आपको बताता हूं। आपने दीर्घवृत्त की बात पढ़ी होगी, दीर्घवृत्त के संबंध में पढ़ा होगा, तो आप देखेंगे कि क्या होता है। ऐसी एक स्थिति आती है कि जब एक आप वृत्त बना दीजिए, मतलब एक आपने सेंटर लिया और उस सेंटर से एक सर्कल बना दिया, ठीक है ना। अब जो पहला जो है आपका सेंटर था, जो पहला केंद्र था उस वृत्त का, उसको आप 1 इंच आप आगे बढ़ा दीजिए उसके ठीक पैरेलल, और 1 इंच उसको आगे डिस्प्लेस करने के बाद से ठीक उसी केंद्र के सामने अब वहां से एक और वृत्त बना दीजिए। और जब अब आप क्या करिए, बीच वाले दोनों लाइंस को मिटा दीजिए। आप देखेंगे अब जो सर्कल आपके सामने बनेगा वो जो है आपका मतलब दीर्घवृत्तीय क्षेत्र बनेगा, यानी इक्लिप्टिक पाथ बनेगा। यानी वो जो आपका क्षेत्र है वो दीर्घवृत्ताकार बनेगा, यानी अंडाकार परिपथ बनेगा, जिस परिपथ में ग्रह आपका घूम रहा है। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब स्थिति क्या बनेगी, अब आप देखें। अब ये पूछेंगे कि सर इस परिपथ से इस मंदफल और शीघ्रफल का क्या लेना है। अब यहां ये बात इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि यहां क्यों परिपथ ले रहे हैं। तो एक जो पहली स्थिति में हम ग्रह को ले आते हैं, यानी ना कि मध्यम ग्रह से जब हम ग्रह को मंद स्पष्ट करते हैं। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि सूर्य और चंद्रमा 2 ऐसे ग्रह हैं जो एक ही बार के संस्कार से स्पष्ट हो जाते हैं, यानी उसमें एक ही बार संस्कार करना पड़ा मंदफल का। अब मंदफल कैसे उत्पन्न होगा, तो कहा कि मंद प्रतिवृत्त में ग्रह का जो उच्च स्थान होगा वो मंदोच्च कहा जाएगा। यानी हमने पहली बार ग्रह के जिस विक्षेप की, जिस विचलन की चर्चा की है, और वह विचलन जिस वृत्त में सबसे ज्यादा होगा उसको मंद प्रतिवृत्त कहेंगे, और मंद प्रतिवृत्त में जो उच्च स्थान होगा, यानी मंद प्रतिवृत्त में जो ग्रह का दूरतम स्थान होगा उसको मंदोच्च कहेंगे। अब इसके बाद से शीघ्रोच्च क्या है, ये कौन सी नई समस्या है। अब आपने इसका उत्तर स्वयं ही पा लिया होगा मुझे लगता है। बाकी जो सूर्य से अतिरिक्त 5 ग्रह हैं, यानी सूर्य और चंद्रमा के अतिरिक्त जो 5 ग्रह कहे गए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इनमें एक और शक्ति काम करती है जिसे हम कहते हैं शीघ्रोच्च। शीघ्रोच्च का मतलब है कि जिस प्रकार से मंद प्रतिवृत्त में ग्रह मैक्सिमम दूरी पर जा रहा था उसको हम जो है मंदोच्च कह रहे थे, और ऐसे ही जब शीघ्र प्रतिवृत्त में एक हम और तीसरे जो है सर्कल की जो है चर्चा करते हैं, यानी एक तीसरे शक्ति का निर्माण कर रहे हैं, और उस तीसरी शक्ति में ग्रह जहां तक परम विक्षेपित होगा, यानी ग्रह जहां तक सबसे ज्यादा अंतरित नजर आएगा, जहां पे ग्रह की गति सबसे न्यूनतम होगी, वह स्थान जो है आपको शीघ्रोच्च कहा जाएगा। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तीसरी बात, तो सबसे पहले मंदोच्च भगड़ जो है ग्रह भगड़, फिर मंदोच्च का भगड़ बताया, फिर शीघ्रोच्च का भगड़ बताया। अब आती है बात पात की, जो है कि ग्रहों के पात का भगड़ कितना है। अब यहां पर आचार्य जो है एक बात बड़े सहज रूप से कहते हैं 2 वस्तुओं के संदर्भ में, एक तो मंदोच्च और दूसरे पात के संदर्भ में। एक तो आप देखिए सबसे पहली बात कि पात क्या कहते हैं, पात है क्या, इसको समझ लेते हैं और फिर आगे हम बढ़ेंगे। पात की 2 परिभाषाएं आचार्यों ने कही है।
लेकिन हम यहाँ जो उसी परिभाषा की सबसे पहले चर्चा अभी करेंगे जो सामान्य रूप से हम भगण के प्रसंग में पढ़ेंगे। क्रांति वृत्त के साथ जो अन्य मतलब ग्रहों की अपनी अपनी स्वतंत्र कक्षाएं हैं, उन स्वतंत्र कक्षाओं का जहां भी कंजंक्शन पॉइंट क्रांति वृत्त से होगा, होता क्या है, वह आपको नीचे से धरती से देखने पे दिखाई देता है। ये सारी के सारी वस्तुएं दृक् प्रतीति की हैं, यानी क्रांति वृत्त और ग्रह विमंडल का संपात ही पात कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि यह पात भी जैसे हर बार ग्रह अपनी कक्षा में घूम रहा है और घूमते हुए वह बराबर हर बार उसी स्थान से मूव नहीं करेगा, वह स्थान भी किंचित अंतरित होगा, थोड़ा आगे या पीछे। तो इसीलिए यह जो पात है, अब जब हर बार वो अलग स्थान से मूव लेगा, हर बार तो नहीं भी लेगा, तो आपको मान के चलिए कि 100-125 साल में किंचित कला भर का अंतर आपको दिखाई देगा। इसीलिए क्योंकि प्रतिदिन तो वो एकदम बिल्कुल उसी स्थान से मूवमेंट हो नहीं रहा है, इसीलिए आचार्यों ने कहा कि मंदोच्च और पात की गति सामान्यतया अगर 100 साल भी आप अगर बैठ करके उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। यहां आचार्य करते कि वर्ष 27 नोपलभ्यते, मंदोच्च की गति तो 100 साल बैठ जाइए और आप देखेंगे कि इसके जो आपके पुस्तकों में जो भगण जो दिए हुए हैं वह एक कल्प में 2 डिजिट और 3 डिजिट की वैल्यूज हैं। यानी ये आप समझिए कि अगर लगभग 4 अरब 32 करोड़ साल में इतना कम उसके भगण का जो है, आप कह सकते इतना कम भगण है मंदोच्च और पात का, यानी 2 डिजिट में 3 डिजिट में जो है मंदोच्च और पात के भगण आ रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि आचार्यों ने कैसे जो है उसका वेध किया होगा, तो ये इसके लिए वहां कहते हैं आचार्य बड़ा अच्छा साफ साफ लिखते हैं कि सिद्धांत शिरोमणि में हो चाहे सूर्य सिद्धांत में हो, कि वह दोनों जो है आगम प्रमाण है इसके लिए। आगम प्रमाण यानी ऋषियों ने जो कहा, ऋषियों ने जो ऑब्जर्वेशन में दिया मंदोच्च और पात के लिए, वो यहाँ पे आगम प्रमाण में आचार्यों ने स्वीकार कर लिया। अन्य ग्रहों का कैसे निकाला भाई? तो आपको सबसे सहज मैंने बताया था कि ग्रह के क्या करते हैं, सामान्यतः अगर आप देखेंगे कि सूर्य बुध और शुक्र का मैंने आपको बता दिया था कि इनको कैसे जाना। सूर्य में जैसे हमने कहा कि जिस दिन सायन मेष के सूर्य का उदय आपको हुआ उस दिन आचार्यों ने देखा, और उसी के बाद से उन्होंने क्या किया कि प्रतिदिन उस सूर्य का वेध करना शुरू किया। वेध मतलब ऑब्जर्वेशन, आप ये ध्यान रखिएगा। वेध मतलब ऐसा नहीं होता है कि झगड़ा लड़ाई शुरू किया, फसाद शुरू किया, उन्होंने उसको निरंतर आकाश में देखना शुरू किया। अब जब देखा तो उसको उन्होंने देखा कि ठीक जो है 365 सौर दिन पूरा, 360 सौर दिन पूरा होने पे, यानी 365 दिन 15 घटी 30 पल 22.5 बीपल बाद सूर्य उसी पॉइंट पे उसको उदित हुआ दिखाई दिया। अब आचार्यों ने क्या किया कि 365 दिन 15 घटी 30 पल 22.5 बीपल को क्या किया, ये उनका हो गया कि सूर्य को एक भगण पूरा करने में इतना समय लगा। अब एक भगण बराबर 12 राशि, 12 राशि बराबर 360 अंश। अब 360 अंश को जब उन्होंने 365 दिन 15 घटी 30 पल 22.5 बीपल से भाग दिया तो सूर्य का जो सूर्य की जो एक दिन की गति आई वह आई 59 कला 8 विकला 10 प्रति विकला 10 प्रति प्रति विकला। ये सूर्य का मान वहां उनको प्राप्त हो गया मध्यम गति का। इसी प्रकार से अब इन्होंने कहा आचार्यों ने कि सूर्य के अनुचर कहे गए हैं 2 ग्रह। अब वो कौन से 2 ग्रह है भाई? तो बुध और शुक्र। तो सूर्य बुध और शुक्र जो है ये तीनों आपको जो है इनके कहते हैं कि भगण बराबर बराबर हैं। तो जैसे एक दिन की गति से अनुपात, जैसे एक वर्ष की गति के अनुपात से एक दिन का भगण लाया, वैसे ही जो है एक दिन की गति को प्राप्त करके हम इसको जो है क्या करते हैं कि ऐसे महायुग के भगण में या कल्प के भगण में परिवर्तित करते हैं। ये आपको सामान्यतया जो है भगण की चर्चा यहां आचार्यों ने की है और इस प्रकार से भगण का ज्ञान यहां पे होता है। अब आप देखेंगे कि आपके यहां आपके पुस्तक में जो है ग्रहों के मंदोच्च का भगण, ग्रहों के शीघ्रोच्च का भगण और ग्रहों के पात का भगण आचार्यों ने बताया है। अब क्या हुआ, एक वस्तु मैं आपको बताऊंगा कि लगभग प्रायः सभी आचार्यों ने भगणों की संख्या समान मानी।
आचार्य आर्यभट्ट जो हैं, उनके मत से जो है भगण में क्या क्यों अंतर आया, या अगर आप देखेंगे उसमें, जैसे वहां उनके भगण में बहुत का अंतर नहीं है, लेकिन एक जगह मान में उन्होंने अंतर किया है। वह मान में अंतर क्या है मैं आपको बताऊं, कि सामान्यतया आप देखेंगे कि जो युग का विभाजन है, जैसे यहां कहते हैं कि युगस्य दशमो भागः चतुस्त्रिद्वेक संगुणः। अगर आप क्या करिए कि अगर 12,000 दिव्य वर्ष मानते हैं, या 43,20,000 साल आप मानते हैं एक महायुग का मान, उस 43,20,000 को आप क्या करिए 10 से भाग दे दीजिए, तो 4,32,000 आपको आ जाता है। अब 4,32,000 को क्रम से 4, 3, 2, 1 से अगर आप गुणा कर दीजिए, तो 4 से गुणा करेंगे तो सतयुग का मान, 3 से गुणा करेंगे तो त्रेता का मान, 2 से गुणा करेंगे तो द्वापर का मान, और 1 से जो है गुणा करेंगे तो कलयुग का मान आपको प्राप्त हो जाता है। अब जब 4, 3, 2, 1 से गुणा करने के बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का मान यहां पे आपको प्राप्त हो गया, तो ये तो सामान्यतया सभी आचार्यों ने स्वीकार किया। लेकिन आचार्य आर्यभट्ट जो है क्या करते हैं कि युगों के बराबर बराबर वर्षों का विभाजन जो है वहां पे बताते हैं। तो यही कारण हुआ कि वहां भगणों के भी जो है युग के प्रतिपादन में अंतर आया। बाकी वहां कोई ऐसा तात्विक परिवर्तन जो है बहुत ज्यादा अंतर उसमें नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आप ग्रह के भगणों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। और सूर्य सिद्धांत के मध्यमाधिकार और स्पष्टाधिकार में आप देखेंगे, यानी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में प्रत्येक ग्रहों के मध्यम भगण, मंदोच्च भगण, शीघ्रोच्च भगण और पात भगण का टेबल दिया हुआ है, और उसका मान भी वहां बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपकी भी पुस्तक में यहां पर भी मध्यम जो है ग्रह, मध्यम ग्रह का भगण, मंदोच्च का भगण, शीघ्रोच्च का भगण और पात भगण, ये 4 प्रकार के भगण यहां भगण यानी इनके वृत्तों में भ्रमण बताए हुए हैं कि एक एक महायुग में या एक कल्प में इनके कितने भगण हैं। अब आते हैं, दूसरी बात आती है कि इन भगणों से हम गति को फिर जो है परिभाषित करते हैं, क्योंकि गति एक दिन जो है अगर अपनी कक्षा में ग्रह जो है एक कल्प में जितना चलता है, तो एक दिन में कितना चलता है, तो प्रत्येक ग्रह जो है अपनी गति तुल्य जो है आगे बढ़ेगा। अब आपको बताया था, एक बात पे हमने चर्चा की थी, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपसे भी कहता हूं और आप यही कहता हूं कि इस बात को आप भी अपने ध्यान में रखेंगे कि प्रत्येक ग्रह जो है अपनी कक्षा में बराबर बराबर योजनात्मक गति से चलते हैं। आपको बात क्लियर हो गई कि प्रतिदिन प्रत्येक ग्रह अपनी कक्षा में बराबर योजन चलेगा। लेकिन दिक्कत कहां आती है, तब तो कहेंगे सर अगर सब प्रतिदिन बराबर ही चल रहे हैं तो फिर झूठ मूठ का हम तो इतना सबका मान अलग अलग क्यों ले आ रहे हैं। तो एक समस्या आई। क्या आई? कहता है क्या कि जिनकी कक्षाएं छोटी हैं और बराबर योजन चलेगा, ऐसी स्थिति में उसका कोणीय मान, अंशात्मक मान अलग होगा। और जो जिसकी कक्षा बड़ी है वह जो है ज्यादा समय में अपने कक्षा को घूमेगा, और जिसकी कक्षा छोटी है वह उसी स्पीड से चलता हुआ जल्दी जल्दी अपने कक्षाओं का भगण पूरा कर लेगा। अब यहां मैंने आपसे कहा कि तब ये ग्रह गति क्या है, यानी जब अगर ग्रह अपनी कक्षा में भगण तुल्य चलता है एक कल्प में, तो एक दिन में कितना चलेगा, तो गति तुल्य। अब लेकिन जब एक दिन में गति तुल्य चलेगा और गति से भगण तक जाने में ग्रह की गति आप जानते हैं एक बराबर नहीं होती है। एक बराबर नहीं होती है मतलब ये मैं नहीं कहा, अभी मैंने कहा कि सारे ग्रह जो है एक बराबर चलते हैं योजनात्मक मान से। लेकिन योजनात्मक मान से मान लीजिए अगर आपकी बाइक 60 किलोमीटर प्रति जो है घंटे की स्पीड से चलती है, तो चलते समय ग्रह एकदम बिल्कुल हमेशा बाइक आपकी स्ट्रेट लाइन पे ही नहीं चल रही होती है। कभी बाइक का आपका मार्ग जो है कह सकते हैं उसमें डिफरेंट कर्व्स होंगे, कभी वह जो है थोड़ी धीरे होगी, कभी आपकी बाइक ज्यादा स्पीड होगी। वैसे ही जो है अपने कक्षा में भ्रमण करते समय ग्रहों की गति एक बराबर नहीं होती, यानी एक जैसी नहीं होगी। और वो एक जैसी नहीं होने कहने का तात्पर्य क्या है कि वैसी हमको प्रतीति होती है। हम जिस बात के परिभाषा को लिख रहे हैं वह एक प्रतीति है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक ग्रह जो है आप देखेंगे
हाँ, एक मैं आपके सामने एक पावर पॉइंट शेयर कर रहा हूं कि प्रत्येक ग्रह जो है, आपको बताऊं कि अपनी कक्षा में समान योजनात्मक दूरी से चलते हैं, योजनात्मिका गति से चलते हैं। अब लेकिन अच्छा, चलते किधर से हैं, एक ये भी बात है। तो एक बात यहां आचार्यों ने कही कि ग्रहों की जो गति है वह पूरब की ओर से है, ठीक है ना। वह किधर किधर की तरफ से चलते दिखाई दे रहे हैं, पूरब की ओर से। और पूरे भचक्र की गति यानी पूरे इस जो है नक्षत्र गोल की गति किधर से है, पश्चिम की ओर से। अब ये बात स्पष्ट कैसे होगा, इसको कैसे जानेंगे। तो एक बड़ा जो है अच्छा सूत्र आचार्य ने कहा कि पश्चात ब्रजंतो अतिजवान नक्षत्र सततम ग्रहा जीयमाना तुलम बनते तुल्यमेव स्वमार्ग का। अर्थात यहां आचार्य कहते हैं कि प्रत्येक ग्रह जो है ना, कह रहे हैं कि पश्चात ब्रजंत अतिजवान, यह पूरा भचक्र जो है किधर की चल रहा है, तरफ से चल रहा है, पश्चिम की तरफ से। नक्षत्र ही माने नक्षत्रों के साथ में और जो है आपको ग्रहों के साथ में। लेकिन उसी जो है पश्चिम की तरफ जाते हुए भचक्र में ये जो आपके ग्रह हैं वह पूरब की ओर चल रहे हैं। ये एक बड़ी विचित्र बात हुई। इसके लिए आचार्य एक उदाहरण देते हैं, भास्कर आचार्य जी, कुलाल चक्र का जो है। और उस कुलाल चक्र से ज्यादा मुझे लगता है कि बेहतर उदाहरण अभी एक ट्रेन का हो सकता है। जैसे एक ट्रेन मान लीजिए अपने स्टेशन से खुली और पश्चिम की ओर चल रही है, और उसी ट्रेन में आप बैठे हैं, सपोज दैट। तो अब आपकी गति किधर से हुई, उस ट्रेन के साथ में, तो पश्चिम दिशा की ओर। लेकिन मान लीजिए उसी आपके बोगी से वॉशरूम का जो वॉशरूम की जो दूरी है वह मान लीजिए 100 मीटर पूरब में है, और आप अपने सीट से खड़े होते हैं, पूरब की तरफ बढ़ना चालू करते हैं। तो अब ट्रेन के साथ में आपकी गति किधर से हुई, पश्चिम की तरफ से। लेकिन जो आपकी अपनी गति हुई यानी पर्सनल जो अगर आप देखेंगे आपके पिंड की जो गति है वह किधर से है, तो वह पूरब की ओर से है। ठीक है। ऐसे ही जो है क्या होता है, आचार्य कहते हैं कि इस पूरे भचक्र की गति पश्चिम की ओर से है और जो ग्रह हैं वो पूरब की ओर से चल रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है, वो एक एक राशि मतलब प्रत्येक राशि हमारे क्षितिज पे उदित हो रही है और वह ग्रह आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी बात को देख करके आचार्य आर्यभट्ट ने जो सूत्र बताया था कि अनुलोम गतिर नौस्था पश्यत्यचलम विलोम गम्यद्वत अचलानि भानि तद्वत समपश्चिम गानि लंकायाम, यह पूरा भचक्र नहीं चल रहा है, अपितु यह हमारी पृथ्वी जो है वह पूरब की तरफ जो है बढ़ रही है, पूरब की तरफ जो है घूम रही है, जिसके चलते हमको ये अचल यानी जिन नक्षत्रों में गति नहीं है वो पश्चिम की तरफ दिखाई देते हैं। ये एक सूत्र आचार्य आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया था इसी दृश्य को देख करके। लेकिन आचार्यों ने एक सामान्य परिभाषा जो है एक सामान्य व्यक्ति के समझने के लिए उन्होंने इस प्रकार से बताई। अब ग्रहों की गति पूरब की ओर से है, यहां तक तो क्लियर हो गई। अब पूरब की ओर जाते हुए ग्रह यानी गति करते हुए ग्रह अलग अलग प्रकार के गतियों को वो कंप्लीट करते हैं। अब वो कैसे अलग अलग प्रकार की गतियों को भाई कंप्लीट करेंगे, तो कह रहे हैं यहां पे आचार्य क्या कि 8 प्रकार की गतियां वो अलग अलग उनके बता रहे हैं, 8 प्रकार के अलग अलग मोशंस को वो। अच्छा, एक बात मुझे बड़ी विचित्र लगती है, जैसे हम कई बार कहते हैं कि हम वर्ड्स के ट्रांसलेटेड वर्जन्स पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कि वक्र, अनुवक्र, या फिर हमने जैसे मंदोच्च, शीघ्रोच्च। ये मंदोच्च शीघ्रोच्च का जो पैटर्न था यह आचार्यों की एक जो है कल्पना थी, उन्होंने बताया। जो ट्रांसलेशन किए गए, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिएशन, जैसे व्यक्ति बढ़ता तो है ट्रांसलेशन की ओर लेकिन वो कर ट्रांसक्रिएशन जाता है। जैसे आपको नाम होगा, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे आम आदमी पार्टी। अब हम इस आम आदमी पार्टी को अगर ट्रांसलेट करें सिमिलर वर्ड को, तो वो ट्रांसलेशन कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ा ट्रांसलेशन की दिक्कत ज्योतिष के साथ में क्या हुई कि हमने ज्योतिष को कई बार एस्ट्रोनॉमी और कई बार एस्ट्रोलॉजी कह दिया। आचार्यों ने ऐसी कोई परिभाषा नहीं बताई, सीधा सीधा ज्योतिर्विज्ञान आचार्य कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र आचार्य कहते हैं।
लेकिन हम आज के समय में क्या उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी। क्या आपको लगता है एस्ट्रोलॉजी कह देने मात्र से ज्योतिष का आप सारा ब्रांच कवर कर ले रहे हैं? तो हमेशा शब्दों को आचार्यों के दिए हुए नामों से ध्यान रखेंगे तो आपको तथ्यों की स्पष्टता ज्यादा होगी, जहां तक मुझे लगता है। जैसे एस्ट्रोनॉमी कह देते हैं, ज्योतिष शास्त्रों क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमी कहेंगे या एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी कहेंगे, क्या कहेंगे? ज्योतिष को ज्योतिष ही कहना मेरे हिसाब से ज्यादा उचित होगा, इवन एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की अपेक्षा। क्योंकि जिस हम अकेले अगर एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे तो वो एकांगी हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो वो एकांगी हो जाएगा। ऐसे ही हम आपको जो है ज्योग्राफी की बात करेंगे, अगर हम ज्योग्राफी कहते हैं तो वो एकांगी हो जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र कहने से ही इस समस्त समस्याओं से हल मिलेगा। अब जो आचार्यों की परिभाषा गति के संदर्भ में है, उन्होंने 8 प्रकार की गतियों को बताया। अब वह कौन कौन सी 8 प्रकार की गतियां हैं भाई? तो वक्राति वक्रा कुटिला मंदा मंद तरासमा तथा शीघ्र तरा शीघ्र ग्रहाणाम अष्टधागति, वो कह रहे हैं 8 प्रकार की गतियां हैं। कौन कौन सी है भाई? तो पहला कहते हैं वक्र। अब वक्र गति क्या है? हम लोग कई बार कुंडलियों में भी लिखते हैं कि वक्री ग्रह जो है वक्री हो गया है। भाई ग्रह वक्री कैसे होगा? या तो अपने रास्ते में चलता चलता सीधे पीछे की तरफ दौड़ने लगे। क्या ऐसा संभव है कि जो ग्रह अभी तक सीधा जा रहा था और पलट के पीछे दौड़ने लगा? ये कदापि संभव ऐसा नहीं लगता है। तो अब है क्या भाई, तब ग्रह कहां से वक्री हो गया? ये अभी मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि ग्रह जब अपने उच्च पे होता है तो उस समय उसकी गति अल्पतमा होती है, यानी सबसे कम होगी। अब एक कंडीशन क्या होगा, जैसे आप देखिए कि आचार्य कहते दूरस्थित स्वशीघ्रोच्चाद ग्रह शिथिल रश्मि भी। अब ग्रह अपने जो है उच्च से जब दूरतम स्थान पे वहां पे से भी चला जाएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी जब वह हमको उल्टा चलता हुआ प्रतीति होगा। ऐसी प्रतीति होगी कि ग्रह उल्टा जा रहा है। अब कहेंगे सर ऐसा थोड़े होता है कि ग्रह थोड़ा दूर चला गया तो उल्टा दिखाई देगा। लौकिक जीवन का एक उदाहरण आपको बताता हूं। आप कभी टेबल फैन अपने सामने चलाते देखे होंगे। अब टेबल फैन को कभी कभी धीरे धीरे आप ले जाकर के पीछे जो है ले जाइए। एक स्थिति ऐसी आएगी, एक दृष्टि की स्थिति ऐसी बनेगी कि जब वो आपको उस पंखे की पंखियां उल्टी चलती दिखाई देंगी। और अब क्या होगा? अब वो भी एक निश्चित दूरी पे जाने के बाद से ही वो आपको उल्टा चलते दिखाई देगा। इसी को आचार्यों ने आगे चल के वक्र केंद्रांश कहा है। मतलब कितना अंश उसके केंद्र की दूरी होगी कि वह जो है उल्टा चलता प्रतीत होगा। और फिर जैसे ही उसको कहते हैं मार्ग केंद्रारंभ, मतलब वह कितना फिर अंदर आएगा, हमारे दृष्टि परिपथ में आएगा कि वह ग्रह सीधा सीधा जाता दिखाई देगा। वक्री गति का अब तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, इन्होंने आचार्य कहते हैं अति वक्र, यानी वक्र गति ही जब बढ़ते बढ़ते अति की स्थिति में पहुंच जाए तो अति वक्र। विकला, विकला माने आप जानिए कि मध्यम गति के बराबर की गति को विकला कहा, अर्थात जिसमें से कला जो है विगत हो जाए, निकल जाए। मंदा माने ग्रह जो है अपने सबसे स्लो मोशन में चल रहा हो। मंदतरा माने उससे भी ज्यादा कम। और समा माने मध्यम गति, आनुपातिक गति। आनुपातिक गति क्या है अभी हम इस पे आगे चर्चा कर रहे हैं, अभी मध्यम ग्रह जब आ रहा है तो। शीघ्रतरा माने एकदम सबसे स्पीड में, और शीघ्र माने उससे कम स्पीड में। ठीक है, तथा शीघ्रतरा शीघ्र ग्रहाणाम अष्टधागति, ऐसा आचार्य कह देते हैं। अब ठीक है भाई, यहां तक तो बात समझ में आ गई कि तथा शीघ्रतरा शीघ्र ग्रहाणाम अष्टधागति आपने कह दिया। अब आचार्य कहते हैं कि 8 गति झूठे बता दिए भाई साहब, इसको कम करिए जो है, क्योंकि इतना याद करने में दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं है। और जो आप एकदम शीघ्रतरा शीघ्रतमा ये अलग अलग कह रहे हैं, इसको क्यों कह रहे हैं? कहते हैं ठीक है भाई, इनका पर्यवसान कर देते, एक में जो है क्लब कर देते। किसको किसको करते हैं? तो कहते हैं तत्राति शीघ्र शीघ्राख्या। जो अति शीघ्र और जो शीघ्र था ना, इन दोनों को मिला करके एक ही शीघ्रा गति कहा। फिर कहा मंदा और मंदतरा को एक में मिला दीजिए, तो ये दोनों मिला करके और जो है समगत कहा। मंदा मंदतरा और समा, इन तीनों को एक में मिलाइए और मिला करने के बाद से जो है एक कर दीजिए। और रिज्विति और रिजुगति को जो है आप अलग कर दीजिए। और फिर कहे कि जो अति वक्र है उसको वक्र के साथ में मिला दीजिए। तो ये टोटल
5 गतियां आपको बचेंगी, शीघ्रा, मंदा, समा और मार्गी और जो है वक्री। हेलो। तो इस प्रकार से इन 8 प्रकार के गतियों को 5 प्रकार के गतियों में आचार्यों ने इनका पर्यवसान कर दिया कि भाई यह 5 प्रकार की ही गतियां आपको होंगी। अब एक स्थिति और आती है, कहे कि अब इतना बताने से भाई साहब अच्छा है कि जहां 2 प्रकार की गतियों को हमको जो दृष्टिगोचर हो रहा है, क्योंकि ग्रह जो है सम गति में कब आ रहा है, ये आपको मध्यम गति से समझ में आ जा रहा है। इसके बाद से जो है शीघ्र गति का हमको बहुत ज्यादा काम है नहीं, हमको पंचांग में 2 ही प्रकार की गतियों से हमारा काम निकल जाना है। तो 2 प्रकार के विभाजन में इनको पर्यवसान कर दिया लास्ट में लाके, एक तो मार्गी और दूसरा वक्री। ये 2 प्रकार की गतियां आचार्यों ने इनको स्पष्ट रूप से ला करके रख दी। अब इन सारे वस्तुओं को अगर पढ़ना हो और कैसे कैसे ग्रह गति के संदर्भ में जो है अनेक मत आ रहे हैं, कैसे इनका विकास हो रहा है, तो एक बड़ा अच्छा संदर्भ ग्रंथ मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है शायद आपको इंटरनेट आर्काइव पे भी मिल जाए। श्रीश चंद्र पांडे जी की एक किताब है, ग्रह गति का क्रमिक विकास। आप एक बार जरूर उसको देखेंगे, पतली सी पुस्तक है, श्रीश चंद्र पांडे जी की लिखी हुई ग्रह गति का क्रमिक विकास। उसमें उसकी पूरी हिस्ट्री दी हुई है कि कैसे कैसे इन ग्रहों के जो है उसमें अंतर आया। अब आपने ग्रहों के गति को देख लिया, अब बात आ रही है कि हम पहले दिन से आपसे चर्चा कर रहे हैं कि बार बार एक बात आ रही है कि ग्रह जो है अहरगण से हम मध्यम ग्रह लाएंगे, अहरगण से मध्यम मंदोच लाएंगे, अहरगण से मध्यम शीघ्रोच लाएंगे, अहरगण से जो है मध्यम पात लाएंगे। ये अहरगण कौन सा जो है कीड़ा है? तो आपको मैंने पहले दिन कहा था कि ये अहरगण क्या है भाई, इस पे चर्चा करते हैं। आपसे मैंने कहा था कि इसको मैं एकदम डिटेल्ड में चर्चा करूंगा, तो उस पे हम आते हैं सीधा कि अहरगण क्या है। अहरगण से पहले आपकी पुस्तक में एक बात और बची हुई है, इसको थोड़ा सा चर्चा करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये है भूपरिधि। ये भूपरिधि क्या है भाई? यानी हमारे भूमि का जो आप कह सकते एक गोला हम ले लें, और गोले का जो एक बीचों बीच अगर उसके ऊपर हम एक लाइन माने एक जो है वृत्त बना दें, वह जो आउटर लाइन होगा वह उस गोल की परिधि कही जाएगी। अब इसी हिसाब से हमारे पृथ्वी की परिधि कितनी है, इसको जानने के लिए आचार्यों ने बड़ा प्रयत्न किया और कहीं ना कहीं वो उसके जो है परिधि को जान पाए। अब आप जानते हैं कि पृथ्वी को लेकर के अनेकों मत प्रचलित हैं। मैंने आपसे बताया था कि पहले एक मत जो है हम लोग यहाँ प्रचलित था कि यह जो हमारी पृथ्वी है वह पृथ्वी जो है कंदुकवत गोल है। कंदुकवत मतलब गेंद की तरह गोल है। फिर हम लोगों ने कुछ दिन तक पढ़ा अपनी पाठ्य पुस्तकों में, आपको ध्यान होगा, मुझे लगता है कि जिस समय मैं 2 और 3 में रहा हूंगा, तो उस समय हम लोग पढ़ते थे कि हमारी पृथ्वी जो है संतरे की भांति गोल है, यानी उसके जो एक्सिस हैं वो दोनों थोड़े चपटे हैं। अब धीरे धीरे उस पर परिष्कार, इस पे चर्चाएं होती होती कई बातें सामने आई, तो आचार्यों ने एक जो है अपना मत दिया। वो कहते कि नहीं, पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड जो है। अब देखिए, जो मतांतर आ रहे हैं या जो बातें आ रही हैं, इसको कहने का एक तात्पर्य अगर आप कभी गहराई से सोचेंगे तो एक तथ्य आपके सामने आएगा बड़ा खुल के, कि हमारी पृथ्वी कभी एक जैसी रही ही नहीं। आप देख रहे हैं, यह सामान्य सी एक परिभाषा है कि हमारे पृथ्वी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स हैं। आप वर्तमान भूगोल में भी, अगर आधुनिक भूगोल में भी पढ़ेंगे, तो उन जब प्लेट्स का जो स्थानांतरण होता है, यानी किसी कारणवश जब पृथ्वी के अंदर से जब दाब बढ़ेगा और जब उन प्लेट्स के अंदर जो है मूवमेंट होगा, उन मूवमेंट के कारण से पृथ्वी के स्थलों में परिवर्तन आएगा। ये आप जानते हैं कि जहां आज हमारा हिमालय पर्वत है, कभी वहां जो है सागर हुआ करता था। जहां हमारे आज सागर हैं, वह कभी जो स्थलीय भाग हुआ करते थे। यानी यह जो हमारी भू की आकृति है वह समय समय पर परिवर्तनशील है। क्यों?
क्योंकि इसके धरती के अंदर बाहर में जितनी शांति दिख रही है, उस धरती के गर्भ में उतना ही उथल पुथल हमेशा चल रहा है। वह हमारे हो सकता है कुछ बाह्य कृत्यों से, कुछ जो है प्रकृति की संरचना से उसमें परिवर्तन संभव है। इस बात को आचार्य कहते हैं कि जो आप प्रलय हम लोग कहते हैं ना कि प्रलय हो जाता है, तो इसमें बड़ा सुंदर एक भास्कराचार्य जी बड़ी सुंदर एक चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि कितना, मैंने जैसे कई बार आपने पढ़ा होगा, अभी सूर्य सिद्धांत में भी आएगा कि संधि प्रोक्तो जलप्लव, जो संधियां कही गई हैं युगों की, उस समय जलप्लव हो जाता है। भाई जलप्लव कह देने का क्या मतलब है? मतलब क्या पूरी पृथ्वी जैसे गेंद किसी पानी में अगर ढकेल के घुसा दिया जाए वैसी स्थिति आ जाएगी, या पृथ्वी के सतह का जो जल है वह भूमि पे चला जाएगा और भूमि के कुछ हिस्से डूब जाएंगे, या सब कुछ बिल्कुल एकदम मतलब फिनिश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा? प्रलय का क्या तात्पर्य है? तो बड़ी अच्छी बात एक आचार्य भास्कर अपने यहां कहते हैं कि जो है इसमें प्रलय के प्रसंग में सिद्धांत शिरोमणि के गोलाध्याय के प्रसंग, गोलाध्याय में वो वहां जो है विविध प्रकार के प्रलयों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि प्रलय कितना जाएगा प्रलय में। तो वहां एक बड़ा अच्छा श्लोक है जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, वो आप देखेंगे सिद्धांत शिरोमणि का गोलाध्याय जो प्रलय का प्रसंग है, वहां कहते हैं कि दशमांश या द्वादशांश, वो कहते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो हिस्सा है वह हर प्रलय में जो है, मतलब जो भूमि के स्थल क्षेत्र है वह जलीय क्षेत्र में चले जाते हैं और जो जलीय क्षेत्र है वह जो है भूमि के क्षेत्रों में आ जाता है। इस प्रकार से वहां स्थान के परिवर्तन होते हैं। तो जो भूमि के परिधि के मान बताए गए, यानी भूमि जो अगर हमारी गोल है तो उसके आउटर परिधि कितनी होगी। अब आप एक बात सोचे कि आप स्वयं अगर आपको जानना हो तो कैसे जानेंगे? बड़ा अच्छा एक बड़ी अच्छी चर्चा आचार्य भास्कर ने की है कि पुरांतरम चेदिदमुत्तरम स्यात् तदाक्ष विश्लेष लवैस्तदा किम। आप सबसे पहले ध्रुव के उन्नति से, मैंने आपको बताया था कि अक्षांश का ज्ञान आप कैसे कर रहे हैं, तो अक्षांश ज्ञान कहने का मतलब है कि आपके क्षितिज से ध्रुव तारा जितना उन्नत है वही आपका अक्षांश हुआ। अब ध्रुव तारा से आप क्या करिए कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जान लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने 0 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री अक्षांश के बीच का डिस्टेंस जान लिया, मतलब आप देख रहे हैं या 1 डिग्री अक्षांश और 2 डिग्री अक्षांश, ये दो अक्षांशों को आपने जान लिया कि यहां का जो है, यहां मैंने इस स्थल पे ध्रुव की उन्नति 1 डिग्री और इस स्थान पे ध्रुव की उन्नति 2 डिग्री आ रही है। इन दो स्थानों के बीच में अब बीच के आप योजनात्मक दूरी को जान लीजिए, यानी किलोमीटर की दूरी को जान लीजिए, और जानने के बाद से एक सामान्य सा त्रैराशिक अनुपात आचार्य कहते हैं आप करिए कि यदि 1 डिग्री में मिलता है आपको इतना किलोमीटर, तो 360 डिग्री में आपको कितना मिलेगा, तो आपके पूरे पृथ्वी के जो है चक्र कला परिधि में आपको योजनात्मक जो है उस पृथ्वी की परिधि आपको प्राप्त हो जाएगी। एक तो ये तरीका, लेकिन यह परिधि भी 2 प्रकार की होगी। आप देखेंगे आपको जस्ट अपने सामने वाले इमेज में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक तो मैंने ये परिधि आपको दिखाई है जो रेड कलर की है, और एक ये परिधि है जो हमारे पास में येलो कलर की है। जो जो हमारे पास रेड कलर की परिधि है ना, ये आपको बताऊं कि यह जो परिधि है वह याम्योत्तरा परिधि है, मतलब ऐसी परिधि जो हमारे पृथ्वी के ऊपर ऊपर नॉर्थ और साउथ में खींची गई। क्योंकि जब हम अक्षांश के बीच की दूरी से जब हम अगर निकालेंगे, अगर नगरों का अगर डिस्टेंस अगर लेते हैं, तो यह जो हमारी परिधि होगी वह याम्योत्तरा परिधि होगी, यानी नॉर्थ साउथ साइड की परिधि होगी। लेकिन एक परिधि हमारी पृथ्वी की जो बनेगी वह ईस्ट वेस्ट की बनेगी। तो इस प्रकार से 2 परिधियों की चर्चा आचार्यों ने अपने ग्रंथों में की है, और इसको ला करके सूर्य सिद्धांत में जो है 5060 योजन बताते हैं कि इतना जो है पृथ्वी का मान है। ठीक है, अब ये तो बात यहां पे बिल्कुल उन्होंने सामान्य से सूत्र में कह दिया, लेकिन अब यह परिधि भी 2 प्रकार की होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मध्यमा परिधि, मतलब ये जो टोटल आपने रेड कलर का निकाला है, रेड और येलो कलर का, लेकिन मान लीजिए सपोज दैट कोई एक व्यक्ति
इस वाले स्थान पे है, यहां पे। देखेंगे आप, एक परिधि मैंने आपको ये सामने एक और बनाई है नई, जो इसके जस्ट समानांतर है, यानी इस वाली परिधि के जस्ट समानांतर एक परिधि है। इसको बोलते हैं, मान लीजिए अगर यहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ है इस वाले प्लेस पे, मैंने इसे और छोटा किया, मान लीजिए यह ब्लैक वाला जो स्थान है, ये जो है यहां कोई व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति के लिए एक परिधि बनेगी जो कि ये इसके चारों तरफ होगी, और ये हमारे पृथ्वी की मध्यमा परिधि होगी, यानी वो परिधि जो हमारे पृथ्वी के जस्ट बीचों बीच है। अब आप एक वस्तु देखेंगे कि जो ये वाली परिधि है, हम इसको कैसे जानेंगे, इसको जानने का क्या तरीका है। तो आचार्य इसको जानने के लिए सबसे अच्छा एक तरीका बताते हैं। वो कहते हैं क्या, कि मान लीजिए कि अगर सपोज दैट कि आपने देखा, मान लीजिए यहां आपका ध्रुव स्थान है, तो आप जानते हैं कि ये ध्रुव स्थान से लेकर के और यहां तक की दूरी, यानी जो इक्वेटर आपका था, जो नाड़ी वृत्त था, ठीक है, यानी इस ध्रुव से, ये जो आपको सामने पीले कलर में दिख रहा है, इस ध्रुव से लेकर के इक्वेटर तक की दूरी को हमने क्या कहा था, ये जो टोटल यहां से यहां तक है, ये अक्षांश है। यानी हमने ध्रुव तारा से लेकर के और यहां तक इक्वेटर तक का जो चाप था, ये 90 डिग्री था, और इसे ही हम क्या कह रहे थे, जो है अक्षांश कह रहे थे। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे स्थान बदल रहा था, वैसे वैसे जो है यहां इसकी जो है ध्रुव तारा का पोजीशन जो है वो बदल रहा था। तो व्यक्ति जैसे जैसे नॉर्थ पोल की तरफ आ रहा है, ध्रुव तारा जस्ट उसके जो है सर के ऊपर आ रहा है यहां से। अब कंडीशन क्या हो रहा है कि यहां से यहां तक में ये 90 डिग्री अक्षांश है। तो अब यहां वाला जो व्यक्ति बैठा है, मान लीजिए, ठीक है ना, मैंने आपसे कहा कि जो ये व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, इस वाले व्यक्ति के लिए परिधि ये हुई, यानी इसका जो अक्षांश है वो यहां से यहां तक हुआ, ठीक है। मैं सीधा इस वाले पॉइंट को लेता हूं, और ये आप देख रहे हैं कि ये जो पीला वाला जो आपका वृत्त है, इससे लेकर के और यहां तक के बीच में इसका अक्षांश है, जो आप योजन में ले लीजिए या फिर अंशात्मक दूरी में ले लीजिए। तो अगर इस टोटल को अक्षांश कहेंगे, मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं कि ये इस व्यक्ति के लिए अगर इतना अक्षांश है, इस वाले पॉइंट से, यानी पीले वाले वृत्त के ऊपरले बिंदु से लेकर के यहां तक के बिंदु तक अक्षांश है, तो बाकी जो ये बाकी है जो शेष बचा हुआ पार्ट है, यानी इस जो पीले बिंदु से, इस ध्रुव से लेकर के और यहां तक के पार्ट को क्या कहेंगे। तो ये सिंपल सा इसका जवाब था कि जब हम 90 डिग्री में से अक्षांश को माइनस करते हैं, यानी अक्षांश को जब घटा देते हैं, तो हमारे पास जो शेष चाप बचता है ना, जो शेष हमारे पास चाप बच रहा है, शेष चाप कहने का मतलब क्या है कि यहां से अगर यहां तक आपका लंबांश है, तो यहां से जो अक्षांश है, यहां से इस पीले वाले वृत्त से लेकर के और इस लाल वाले वृत्त तक के बीच में ये जो अक्षांश रेखा है लाल कलर की, हम कह रहे हैं। तो एक बात बताइए कि यहां से लेकर के और यहां तक ये क्या है, तो इसको बोलते हैं लंबांश, ठीक है ना। तो अब ये अगर लंबांश है, तो अब कैसे बनाएंगे वृत्त, तो कहते हैं कुछ नहीं, अगर यहां से यहां तक त्रिज्या तुल्य अगर हमारा लंबांश हम पूरा मान लें, जहां अक्षांश शून्य हो जाए, अक्षांश शून्य हो जाए कहने का मतलब है कि जहां हम इक्वेटर पे पहुंच जाएं, तो जहां अक्षांश शून्य होगा वहां आप जानते हैं कि लंबांश कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ध्रुव पर जब आप आते हैं, तो ध्रुव पर आने के बाद से अक्षांश 90 हो जाता है, तो लंबांश कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ये क्लियर है। यानी अगर जहां माने अक्षांश और लंबांश का जो योग होना है, आप जान के रखें, इन दोनों को अगर हम कम्युलेट करते हैं, तो
इन दोनों का मान आना है 90 डिग्री। तो जब हम अक्षांश में से जो है आपको 90 में से अक्षांश घटाएंगे तो लंबांश बचेगा, और जब 90 में से लंबांश घटा देंगे तो अक्षांश बच जाएगा। ये क्लियर है। अब क्या होना है आप देखिए कि अगर हम कह रहे हैं कि त्रिज्या तुल्य जो है अक्षज्या में, ठीक है ना, अगर आपको ये वाली परिधि मिलती है बीच वाली, तो आपको लंबज्या में कितना मिलेगा, यानी त्रिज्या तुल्य लंबज्या में मध्यम परिधि मिलती है, तो आपके इष्ट लंबज्या में, यानी जितना आपके पास अक्षांश 90 माइनस अक्षांश किए उस वाले जो है लंबज्या में क्या, तो आपको ये वाली परिधि फाइंड आउट हो जाएगी। ये एकदम बिल्कुल क्लियर सा फॉर्मूला, और इस वाले फॉर्मूले को लगभग सभी आचार्यों ने स्वीकृति दी कि इस तरीके से हम जो है अपने स्पष्ट परिधि यानी अपने इष्ट स्थानीय परिधि को जान सकते हैं। तो आज की चर्चा में यहां तक आपको मालूम हो गया कि कैसे कैसे जो है ग्रहों के भगण आए हैं, कैसे ग्रहों जो है हमारी पृथ्वी की मध्यम परिधि को आचार्यों ने जाना, और किस प्रकार से ला करके स्पष्ट परिधि, स्पष्ट परिधि कहने का मतलब है हमारी इष्ट स्थानीय परिधि, यानी हम जिस स्थान पे हैं उसकी कितनी बड़ी परिधि है, इसको आचार्यों ने लाने के लिए इस प्रकार से बताया है। तो आज की कक्षा को हम यहीं जो है पूर्ण करते हैं, और आपसे एक बात कहेंगे कि जरूर इसके बाद वाले कक्षा में आप 2 वस्तुएं पढ़ के आएंगे। मैं सोचा था कि उसको भी आज ही चर्चा करूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर काफी चीजें हौच पौच एक में हो जाएंगी। वो है आपको पढ़ के आना है अहरगण, और दूसरा चैप्टर है मध्यम ग्रह। इन 2 चैप्टर्स को हम अगली कक्षा में जो है चर्चा करेंगे, और इसके बाद से आपको ग्रह के स्पष्टीकरण की प्रक्रिया इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इन 3 चैप्टर्स को आप जरूर देख करके आइएगा।